मैं हूं दीपिका भूटानी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। आधे घंटे के इस शो में हम आपको देंगे प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ी हर वो खबर जो होगी आपके फायदे की और रखेगी आपको अप टू डेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सरकार के नोटबंदी के फैसले से गिर सकते हैं प्रॉपर्टी के दाम, रेंटल मार्केट को मिल सकता है फायदा। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में बढ़ सकते हैं रेंटल रेट्स। बिल्डर को समय पर देना ही होगा पोजेशन, वेंकैया नायडू का बयान। राज्य सरकारें कर रही हैं रेगुलेटर की नियुक्ति। और देश के 9 बड़े शहरों में नए यूनिट्स लॉन्च में आई कमी, निवेशकों के गायब होने से रियल एस्टेट पर खासा असर। बिल्डर पुराने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने में जुटे। इस हफ्ते की हमारी कवर स्टोरी है दिल्ली के दिलवालों की प्रॉपर्टी मार्केट और उसके आसपास के इलाकों की रेंटल मार्केट पर। डीमोनेटाइजेशन का एनसीआर रीजन की रियल एस्टेट मार्केट में क्या हलचल रही और इसका कितना असर इसकी रेंटल मार्केट पर हुआ, बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दिल्ली की रेंटल मार्केट कहां स्टैंड करती है। देखिए ये रिपोर्ट। शहर वो जो घर बन जाए, अजनबी भी दोस्त बन जाए। शहर वो जो रिश्ता बन जाए। मेरा घर, मेरा वतन, मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। कुछ ऐसे जाना जाता है सपनों का शहर दिल्ली। अपनी तरक्की के साथ साथ दिल्ली शहर ने अपने कई नाम बदले। कभी इंद्रप्रस्थ तो कभी शाहजहानाबाद तो कभी दिल्ली। अपने इतिहास से लेकर अब तक हर किसी की पहली पसंद दिल्ली ही रही, जिसकी वजह कई है, जैसे देश की राजधानी होना, पॉलिटिकल और कमर्शियल हब होना और साथ ही शहर में रोजगार की अपार संभावनाएं होना। दिल्ली की मार्केट जो है, अगर हम दिल्ली की मार्केट देखें, एक हाई रेंटल वाली मार्केट है, क्योंकि दिल्ली में फ्लैट सिस्टम नहीं है। जहाँ पे फ्लैट सिस्टम है, फ्लैट की सिस्टम के हिसाब से जो प्राइसिंग है वो कम है। दिल्ली में कोठीज़ हैं, इंडिपेंडेंट प्लॉट्स हैं, इस तरीके की अकोमोडेशन ज़्यादा है, जो कि हम देखते हैं कि एक्सपैट्स वगैरह जो आते हैं, अगर हम साउथ दिल्ली की बात करें तो ये लोग हैं जो कि उन तरीके के अकोमोडेशन में जाते हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा हिट होने का अनुमान है। लेकिन जो दूसरी एक अफोर्डेबल सेगमेंट वाला जो रेंटल मार्केट है वो स्टेबल रहेगा मोर और लेस। थोड़ी सी हम बढ़त उसमें देख सकते हैं। आज हर वो शख्स जो दिल्ली में काम करता है वो दिल्ली में ही बसना चाहता है, पर दिन ब दिन आसमान छूती दिल्ली की जमीन की कीमतें आम इंसान के सपनों को परवाज नहीं दे पाती और वो आम इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली में किराए के मकानों पर अपने आशियाने का ख्वाब पूरा करता है। देश के कोने कोने से काम की तलाश में आए लाखों लोग किराए के मकानों में रहते हैं और हर साल तकरीबन 10 से 11% घरों के किराए में बढ़ोतरी होती है। अगर हम दिल्ली में रेजिडेंशियल रेंटल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो 2.5 से 3.5% का एनुअल रिटर्न मिलता है और वहीं कमर्शियल रेंटल मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पर 6 से 8% का डिसेंट एनुअल रिटर्न दिल्ली की कमर्शियल मार्केट देती है। आज अगर आप दिल्ली की बात करें तो आप एक शॉप लेने जाते हो, एक शॉप लोगे हद से हद कितना, 1000 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, 700 स्क्वायर फीट, तो वो जो क्या बोलते हैं, जो इन्वेस्टमेंट का जो पॉकेट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत छोटा है। जितना छोटा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही ज़्यादा रेंटल इनकम होगा। आज अगर आपको सपोज अगर कोई भी एक आदमी कोई भी कैश में डील करते हैं तो वो लोग जाकर के छोटा दुकान वाइट में अच्छे से खरीद सकते हैं, बट 5000 स्क्वायर फीट कंप्लीट वाइट में खरीदना इज अ बिग डील फॉर एवरीवन। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली की प्रॉपर्टी काफी पुरानी होने की वजह से यहाँ ओनरशिप चेन काफी लंबी है। इसी वजह से यहाँ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी ज्यादा है और सरकार के डीमोनेटाइजेशन के फैसले ने दिल्ली की प्रॉपर्टी पर भी खासा असर डाला है। काले धन का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली की प्रॉपर्टीज में यूज किया जाता रहा है, पर सरकार के नोटबंदी के शिकंजे ने काफी हद तक इस डिसबैलेंस को संभालने की कोशिश की है। इस फैसले के बाद दिल्ली की प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू गिरेगी और फिर पता चलेगा कि यहाँ की प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू है क्या, जिसका सीधे तौर पर असर यहाँ की रेंटल मार्केट पर भी पड़ेगा। अगर हम दिल्ली की रेंटल मार्केट की बात करें, जनकपुरी में 2 BHK के रेंटल रेट्स 11,000 से लेकर 18,000 रुपए तक के हैं और द्वारका में 13,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए में हमें 2 BHK मिल जाता है। वहीं अगर पश्चिम बिहार की बात की जाए तो यहाँ पर 12,000 रुपए से लेकर 14,000 रुपए तक 2 BHK अवेलेबल है। पटेल नगर में 15,000 रुपए से लेकर 17,500 तक में हमें 2 BHK मिल जाता है। वहीं अगर राजेंद्र नगर की बात की जाए तो यहाँ पर 16,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए तक के 2 BHK के फ्लैट्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहीं अगर हम साउथ दिल्ली की रेंटल मार्केट की बात करते हैं तो वसंत कुंज इलाके में 20,500 रुपए से लेकर 23,000 रुपए में 2 BHK के ऑप्शंस मिल जाते हैं। सरिता विहार की बात की जाए तो यहाँ पर 15,000 रुपए से लेकर 17,000 रुपए में 2 BHK के ऑप्शंस हैं।
अगर हम जसोला की बात करते हैं तो ये इलाका न्यू डेवलप्ड एरियाज में से एक है और यहाँ पर अगर रेंटल रेट की बात की जाए तो 2 BHK के ऑप्शन हमें 14,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए तक में मिल जाते हैं। और ईस्ट दिल्ली की बात की जाए तो मयूर विहार फेस 1 में 2 BHK 18,000 रुपए से लेकर 21,000 रुपए तक में अवेलेबल है। वहीं वसुंधरा एनक्लेव में 2 BHK का रेट 15,000 रुपए से लेकर 17,500 तक है। और अगर आप पतपड़गंज इलाके में 2 BHK की ऑप्शंस देख रहे हैं तो यहाँ पर 14,000 रुपए से लेकर 16,500 रुपए में आपको यहाँ पर 2 BHK की ऑप्शंस मिल जाती हैं। नॉर्थ दिल्ली की बात की जाए तो पीतमपुरा इलाके में 2 BHK 11,000 रुपए से लेकर 14,000 रुपए तक में है और रोहिणी में 2 BHK 13,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए में आपको अवेलेबल हो जाता है। ये थे दिल्ली के कुछ इलाकों के रेजिडेंशियल रेंटल प्रॉपर्टी के रेट पर डिमोनेटाइजेशन का असर रेंटल मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है, पर एनुअल ग्रोथ 2.5 से 3.5% तक रहेगी। रामेश नकवी, जी मीडिया। ये तो बात हुई दिल्ली की। आइए अब आपको लेकर चलते हैं रियल एस्टेट का हब कहे जाने वाले शहर नोएडा की तरफ। नोटबंदी के फैसले के बाद नोएडा में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस जैसे रुक सी गई हैं और बायर्स कीमतें गिरने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर रेंटल रेट्स बढ़ सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर कितने रेंटल रेट्स बढ़ने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के डिमोनेटाइजेशन के फैसले का सबसे ज्यादा असर रियल एस्टेट मार्केट में देखने को मिल रहा है। बिल्डर कैश की किल्लत से जूझ रहे हैं, वर्कर्स को पैसा नहीं मिल रहा और ज्यादातर कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है। बायर्स इसलिए मार्केट से गायब हो चुके हैं क्योंकि आने वाले समय में प्रॉपर्टी की कीमतें गिरने की संभावना है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जब प्रॉपर्टी की कीमतें गिरती हैं तो रेंटल की डिमांड शुरू हो जाती है। लेकिन फिलहाल के प्रॉपर्टी मार्केट में एक विकल्प ऐसा है जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है और वो है रेंटल मार्केट। दिल्ली एनसीआर का हब कहे जाने वाले नोएडा में रेंटल मार्केट में काफी ऑप्शंस हैं और आने वाले 6 से 8 महीनों में रेंटल रेट्स बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सेक्टर 15 में 3 और 4 BHK का रेंटल रेट 35,000 से लेकर 60,000 रुपए प्रति महीना है और 2 से 3% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वहीं बात करें सेक्टर 29 की तो यहाँ पर 3 और 4 BHK का रेट 15,000 रुपए से लेकर 27,000 रुपए प्रति महीना है और उम्मीद यह है कि आने वाले 6 से 8 महीनों में 3 से 4% की बढ़ोतरी संभव है। सेक्टर 30 में फिलहाल किराया 22,000 से 50,000 रुपए प्रति महीना है और आने वाले 6 से 8 महीनों में 4 से 5% की बढ़ोतरी आ सकती है। और वहीं अगर हम सेक्टर 42 की बात करें तो यहाँ पर 2 BHK का रेंटल रेट 10,000 रुपए प्रति महीना से लेकर 14,000 रुपए प्रति महीना है और आने वाले 6 से 8 महीनों में यहाँ पर 5 से 7% की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। सेक्टर 45 में 3 BHK का रेट 17,000 से लेकर 20,000 रुपए प्रति महीना है और 3 से 4% की बढ़ोतरी आने वाले 6 से 8 महीनों में होने की उम्मीद जताई जा रही है। और वहीं सेक्टर 74, 75, 77 में 2 BHK का किराया 10,000 रुपए से लेकर 14,000 रुपए प्रति महीना है और यहाँ पर सप्लाई ज्यादा होने की वजह से रेंट में सिर्फ 2 से 3% की बढ़ोतरी की संभावना है। सेक्टर 99 की बात करें तो यहाँ पर 3 BHK का किराया 14,000 रुपए से लेकर 17,000 रुपए प्रति महीना है और करीब 3 से 4% की 6 से 8 महीनों में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं सेक्टर 137 में फिलहाल 2 BHK का किराया 10,000 रुपए से लेकर 14,000 रुपए प्रति महीना है और करीब 2 से 3% की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। नोएडा ओवर सप्लाई सिचुएशन है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से डीमोनेटाइजेशन के बाद लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदने के डिसीजन को थोड़ा ड्रॉप किया है, उसका इफेक्ट रेंटल मार्केट के ऊपर पड़ेगा। वो एरियाज जहाँ सप्लाई ज़्यादा है वहाँ ज़रूर कोई फ़र्क कम आएगा, लेकिन वहाँ पे सप्लाई जहाँ पे सप्लाई कम है वो एरिया डेफिनेटली उस एरिया के अंदर रेंटल इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशन है। आने वाले 6 महीने तक अगर आप उसे देखें तो रेंटल मार्केट में एक चेंज नज़र आ रहा है। हालांकि बिल्डर भी सरकार के नोटबंदी के फैसले से खुश हैं और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में रियल एस्टेट मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। नोटबंदी के फैसले के बाद प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन बिल्कुल रुकी हुई हैं, लेकिन रेंट में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखना यह हुआ कि आने वाले वक्त में प्रॉपर्टी प्राइसेस में कितना करेक्शन देखने को मिलता है और रेंटल रेट्स में कितना इजाफा। गौरव खोसला, जी मीडिया। चलिए नोएडा के बाद अब आपको लेकर चलते हैं रेंटल मार्केट का हब कहे जाने वाले गुरुग्राम की तरफ। ज्यादातर एमएनसीज ने यहाँ पर ऑफिस खोलकर रेंटल मार्केट को बढ़ाने में काफी मदद की है। साथ ही यहाँ पर रेजिडेंशियल मार्केट में भी काफी ग्रोथ देखी गई है। सरकार के डीमोनेटाइजेशन फैसले के बाद यहाँ पर रेंटल रेट्स में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। पिछले कुछ सालों से गुरुओं की नगरी गुरुग्राम में घरों की मांग में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसकी वजह साफ है कि यहाँ पर रोजगार के अवसर काफी तेजी से बढ़े हैं।
महंगी होती जमीन ने जहां एक तरफ रियल एस्टेट मार्केट को बूम दिया, वहीं रेंटल मार्केट में उछाल देखा गया। बेशक प्रॉपर्टी बाजार में आई मंदी का असर गुरुग्राम के रियल एस्टेट मार्केट पर भी पड़ा, लेकिन दूसरे शहरों के मुकाबले कीमतों में ज्यादा गिरावट नहीं देखी गई और रेंटल मार्केट में स्थिरता का माहौल बरकरार है। सरकार के नोटबंदी के फैसले और बेनामी एक्ट के बाद अब प्रॉपर्टी कीमतें गिरावट की ओर बढ़ रही हैं और हर कोई इस सोच में बैठा है कि आने वाले वक्त में प्रॉपर्टी मार्केट में और कितनी गिरावट आएगी। हालांकि रेंटल मार्केट में अभी भी कई ऑप्शंस बरकरार हैं और निवेश कर अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। गुरुग्राम में रेंटल मार्केट की बात की जाए तो सेक्टर 24 में 3 BHK 37,000 से लेकर 46,000 तक है और आने वाले 6 से 8 महीनों में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अगर हम सेक्टर 25 की बात करें तो 3 BHK 35,000 से लेकर 45,000 रुपए तक हमें मिल जाता है और आने वाले 6 से 8 महीनों में हमें 3% की बढ़ोतरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगर सेक्टर 81 से 85 सेक्टर की बात करें तो 2 से 3 BHK यहाँ 7,000 से लेकर 12,000 तक की ऑप्शंस में मौजूद है और यहाँ पर आने वाले 6 से 8 महीनों में 2.5% की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं DLF फेज 2 की बात की जाए तो यहाँ पर 3 BHK 30,000 से लेकर 38,000 रुपए प्रति महीना है और आने वाले 6 से 8 महीनों में 3.5% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। वहीं DLF फेज 3 की बात की जाए तो यहाँ पर 3 BHK 40,000 से लेकर 55,000 रुपए प्रति महीना है और आने वाले 6 से 8 महीनों में यहाँ पर 3% की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। वहीं अगर हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की बात करें तो 2 BHK यहाँ पर 19,000 से लेकर 22,000 रुपए तक में हमें मिल जाता है और आने वाले 6 से 8 महीनों में यहाँ पर भी 3% की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगर हम सेक्टर 110A की बात करें तो 2 BHK यहाँ पर हमें 17,000 से लेकर 19,000 रुपए तक की ऑप्शन में मिल जाते हैं और आने वाले 6 से 8 महीनों में यहाँ पर भी 2% की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। कुछ टाइम के लिए इसमें असर पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए इसमें रेंटल, यहाँ पे भी रेंटल्स का रेट बढ़ सकता है क्योंकि अगर सेल्स कम है और किसी को घर लेना है लेकिन वो अभी ख़रीदना नहीं चाहता, हो सकता है वो रेंट पे ले तो डिमांड बढ़ेगा रेंटल की। बट दिस अ शॉर्ट टर्म फिनोमेना। अल्टीमेटली कुछ महीने के अंदर मेरा जो सोचना है ये है 4 और 6 महीने के अंदर जो सिचुएशन डीमोनेटाइजेशन से पहले था प्राइमरी मार्केट में वो बिल्कुल सेम रहेगी, बल्कि प्राइमरी मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ भी सकता है, दाम बढ़ भी सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए कि रोजगार की अपार संभावनाओं की वजह से रेंटल मार्केट की डिमांड बनी रहने की संभावना है और आने वाले सालों में रेंटल मार्केट में निवेश अच्छा मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है। गौरव खोसला, जी मीडिया। रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी का असर सबसे ज्यादा नई यूनिट लॉन्चेस पर हुआ है। देश के 9 बड़े शहरों में डिमांड में कमी आने से नए यूनिट लॉन्च में 1/3 की गिरावट आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल बिल्डर्स सारे पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में जुटे हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। समय था कि बिल्डर्स नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर ज्यादातर होम बायर्स की डिमांड को पूरा कर रहे थे और होम बायर्स भी इसलिए फ्लैट्स बुक कर रहे थे क्योंकि प्रॉपर्टी बाजार अपने पीक पर था। 2013 के बाद प्रॉपर्टी बाजार के हालात इतने खराब होंगे शायद किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था। कैश की कमी के चलते बिल्डर प्रोजेक्ट्स नहीं पूरे कर पाएंगे और नए लॉन्च में कमी दर्ज की जाएगी। 2013 से 2016 के आंकड़ों की तरफ ध्यान दिया जाए तो देश के 9 बड़े शहरों में नए यूनिट्स लॉन्च में काफी कमी दर्ज हुई है। ज्यादातर बिल्डर्स अपने पुराने प्रोजेक्ट्स ही पूरे करने में लगे हुए हैं। प्रॉप टाइगर की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 9 बड़े शहरों में अक्टूबर 2013 से मार्च 2014 तक करीब 2,24,628 यूनिट्स लॉन्च किए गए, जबकि अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 तक नए यूनिट्स घटकर 78,544 रह गए, यानी नए यूनिट लॉन्चेस में करीब 1/3 की गिरावट दर्ज की गई। नए लॉन्च में अगर शहरों के हिसाब से आंकड़ा देखा जाए तो अहमदाबाद में नए लॉन्च में करीब -46% की गिरावट रही, जबकि बेंगलोर में -34% की कमी दर्ज की गई। वहीं बात करें चेन्नई की तो यहाँ पर नए लॉन्च में -46% और हैदराबाद में करीब -11% की गिरावट रही। कोलकाता में यह आंकड़ा -36% का रहा, जबकि रियल एस्टेट का हब कहे जाने वाले नोएडा में नए लॉन्च में सबसे ज्यादा -68% की गिरावट रही। पुणे की तरफ रुख किया जाए तो यहाँ पर नए लॉन्च में -53% और मुंबई में -45% की कमी रही। गुरुग्राम की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो यहाँ पर नए लॉन्च में -58% की कमी दर्ज की गई। इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा आ गई कंपनीज के पास, बहुत सारा नया लैंड ले लिया, तो इस वजह से जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स लोगों के पास थे वो पूरे तरीके से या तो बिके नहीं और या फुली डेवलप नहीं हो पाए।
लगातार घट रही मांग और निवेशकों का रियल स्टेट से बाहर होना शायद यही वजह रही कि बिल्डर ने नए लॉन्च में कमी की। हालांकि बिल्डर पर अनसोल्ड इन्वेंट्री का बोझ भी बढ़ा है। ज्यादातर बिल्डर अफोर्डेबल होम बनाने की तरफ भी रुख कर रहे हैं। हालांकि रियल स्टेट सेक्टर में कब बाहर लौटेगी फिलहाल ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकार के डिमोनेटाइजेशन के फैसले के बाद रियल स्टेट पर खासा असर देखने को मिल सकता है। गौरव खोसला, जी मीडिया। रियल एस्टेट में निवेश को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार काफी प्रयास कर रही है। इसके लिए वो पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सहारा ले रही है। इसके अलावा बिल्डर्स पर लगाम कसने के लिए वो स्थानीय लेवल पर रेगुलेटरी की नियुक्ति का भी दावा कर रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रियल एस्टेट में आई मंदी से हर कोई परेशान है और अनसोल्ड इन्वेंट्री से बिल्डर की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। समय समय पर सरकार भी रियल एस्टेट में नई जान फूंकने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन जिस तरह से निवेशकों ने रियल एस्टेट से मुंह मोड़ा है, लग रहा है कि अभी रिकवरी होने में और समय लग सकता है। केंद्र सरकार ये भी दावा कर रही है कि रियल एस्टेट में निवेश को बढ़ाने के लिए पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी सहारा लिया जा रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि 2005 से 2014 तक 12 लाख मकान मंजूर हुए, जबकि एक साल में सरकार ने करीब 13 लाख मकानों की मंजूरी दी। पीपीपी मॉडल के तहत रियल एस्टेट में निवेश बढ़ाने पर भी फोकस किया जा रहा है। बिल्डर्स को समय समय पर पोजीशन देना ही होगा। रियल एस्टेट बिल को राज्य नोटिफाई कर रहे हैं। स्थानीय लेवल पर रेगुलेटर की नियुक्ति की जा रही है। मकानों का अप्रूवल दे चुका है। पुराना जमाना में 2005 से 2014 तक उन्होंने 13 लाख मकान मंजूर किया, मगर हमने एक साल में 12,80,000 मकान मंजूर किया है और तेजी से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। ये केवल सरकार के द्वारा नहीं, साथ ही साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तीसरा, जो हाउसिंग सेक्टर में बीच में जो शिकायतें आ रहे थे और जो लोग बिल्डर्स वो लोग जो अश्योर किया, जो वादा किया, वादा को नहीं निभा रहे, ऐसा आरोप आ रहे थे, उसको ध्यान में रख के सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेशन और डेवलपमेंट बिल लाया। अभी स्टेट्स इसको नोटिफाई कर रहे और वहां स्थानीय लेवल पर रेगुलेटर का नियुक्ति हो गया, फिर बाद में उस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। गुजरात, यूपी, यूनियन टेरिटरी और एमपी में रेरा को नोटिफाई किया जा चुका है और बाकी स्टेट्स में अभी इसको लागू करना बाकी है। रेरा को होम बायर्स के हितों में ध्यान रखते हुए बनाया गया है। रेरा में सबसे बड़ा प्रावधान ये है कि बिल्डर को 70% पैसा उसी प्रोजेक्ट के अकाउंट में रखना होगा। इसके अलावा बिल्डरों को रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्टर भी कराना होगा। प्रोजेक्ट लेट होने पर उतना ही ब्याज बायर्स को देना होगा जितना किश्त समय पर न देने पर बायर्स से लिया जाता है। नियमों का उल्लंघन करने पर बिल्डर को 3 साल की जेल भी हो सकती है। अब देखना यह होगा कि अभी दूसरे राज्यों को रेरा लागू करने में और कितना समय लगेगा। गौरव खोसला, जी मीडिया। अगर आप अपना नया घर बना रहे हैं या फिर अपने घर का मेकओवर कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि बाजार में मिल रहे प्रोडक्ट्स आपके घर में कैसे लगेंगे, तो आपको बता दें कि अब कुछ ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं जो वर्चुअल रियलिटी पर काम करती हैं और जिसके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि बाजार में मिल रहे प्रोडक्ट्स रियलिटी में आपके घर में कैसे लगेंगे। आइए बताते हैं आपको कौन सी हैं ये एप्लीकेशंस और कैसे काम करती हैं ये। बाथ कंपनी हिंडवेयर ने एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है हिंडवेयर ड्रीम बाथ। ये एक तरह की विजुअलाइजेशन एप्लीकेशन है जो कंज्यूमर को उनके बाथरूम थीम के हिसाब से ये गाइड करेगी कि कहाँ क्या स्टाइलिंग होगी, कहाँ पर कौन सी चीज अच्छी लगेगी, विद वेरियस बाथरूम एक्सेसरीज वैरायटी। मतलब अब प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले ही बायर उसे विजुअलाइज करके ये देख सकता है कि कहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगेगा। प्रोडक्ट के हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइसिंग, डीलर की इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट भी पता लग जाएगा। दिस एप्लीकेशन शोकेसेस 24 बाथरूम थीम्स। इस एप्लीकेशन को आप एप्पल स्टोर और एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आई टैगिंग। आई टैगिंग प्रोवाइड्स यू विद ऑल द टूल्स टू डिजाइन योर इंटीरियर्स, वो भी आपके फोन के जरिए। इस एप्लीकेशन में घर के इंटीरियर से जुड़ी सभी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, फिर चाहे वो सोफा हो, लाइट्स हो या टेबल्स। इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे लिविंग रूम, बाथरूम, किचन एक्सेट्रा।
प्रोडक्ट से लेकर डिजाइन और ब्रांड्स, इवन डिजाइनर्स की इन्फॉर्मेशन भी आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन में प्रोडक्ट को आप 3D में भी देख सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो इस हफ्ते की सुर्खियां बनी। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी न्यूज। हरियाणा सरकार रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट लागू करने की तैयारी कर रही है। गुरुग्राम में हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह आश्वासन दिया है कि होम बायर्स की मुश्किलों का हल करने के लिए सरकार जल्द ही रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएगी। लंबे समय से होम बायर्स सरकार से अथॉरिटी बनाने की डिमांड कर रहे थे ताकि बिल्डर्स की मनमानियों पर लगाम कसी जा सके। हालांकि अभी तक अथॉरिटी बनाने के लिए समय सीमा नहीं तय की गई है। सरकार की नोटबंदी के फैसले का खासा असर सीमेंट इंडस्ट्री पर देखने को मिला है। महीने दर महीने के हिसाब से सीमेंट की सेल में 20 से 50% की गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में सीमेंट की मांग में इजाफा देखने को मिल सकता है। लिक्विडिटी की समस्या खत्म होने पर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 17 जनवरी के बाद सीमेंट की मांग में इजाफा देखने को मिलेगा। 2016 में देश में ऑफिस स्पेस की डिमांड में सकारात्मक रुख देखने को मिला, जबकि रेजिडेंशियल सेक्टर में गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्पोरेट डिमांड बढ़ने और सप्लाई की कमी के चलते कमर्शियल मार्केट की रिटेल डिमांड में इजाफा हुआ है। पिछले एक साल में 36 कमर्शियल मार्केट में से 10 कमर्शियल मार्केट के रेंट में 25% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में IT कंपनियों की डिमांड बढ़ने से कमर्शियल सेक्टर को फायदा मिलेगा। गाजियाबाद के डूड़ाहेड़ा गांव में अंसल प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया करीब 80 एकड़ जमीन का अधिग्रहण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। GDA ने 2008 में डूड़ाहेड़ा गांव में करीब 80 एकड़ जमीन अंसल प्रॉपर्टीज के लिए अधिग्रहित की थी। आपको ये शो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आप चाहें तो हमें SMS कर सकते हैं। इसके लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए प्रॉपर्टी स्पेस अपना नाम, सवाल या फिर सुझाव और भेज दीजिए इसे 57575 पर। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है property@zmedia.slgroup.com पर। फेसबुक पर हमें ज्वाइन करने के लिए जी बिजनेस प्रॉपर्टी प्लस के पेज पर जाइए और ट्विटर पर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो जी बिजनेस के हैंडल पर जाइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ी कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए जी बिजनेस।